श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। यह वीडियो बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय पेपर आर्थिक भूगोल के टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज से संबंधित हैं, यानी संसाधनों का संरक्षण। इस संसाधनों के संरक्षण में जो अपने टॉपिक में जो सिलेबस में जो है टॉपिक जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज से संबंधित हैं। वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन यानी संरक्षण क्या है, आपने पिछले वीडियो में आपने देखा है। अब जो है जल संसाधन मानव जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जैसा कि सभी को विदित है, क्योंकि बिना जल के किसी भी जीव एवं प्राणी का अस्तित्व नहीं रह सकता है। अतः जल संसाधन बहुत उपयोगी संसाधनों में से प्रमुख है, क्योंकि वायु के बाद मानव को या अन्य जीवों को जल की प्रमुख आवश्यकता होती है। बिना इसके कुछ पल जीवित रह सकते हैं, बिना इसके दीर्घ अवधि तक कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। अतः इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। प्राणों की रक्षा के लिए वायु के बाद दूसरा स्थान जल का ही है। जल ही जीवन है। यह समस्त वनस्पति, पशु, मानव जीवन का आधार है। जल के प्राकृतिक स्रोत वर्षा, बर्फ तथा भौम जल हैं। इसका उपयोग यातायात, ऊर्जा, घरेलू कार्यों में किया जाता है। यह एक सक्रिय संसाधन है जिसे साफ करके, यानी चक्रीय संसाधन है जिसे साफ करके प्रयोग में लिया जा सकता है। यद्यपि जल पृथ्वी के लगभग 71% भाग को घेरे हुए हैं, तथापि कई अनावृष्टि वाले शुष्क इलाकों में जल की कमी की जाती है। अतः जल संसाधन शुष्क क्षेत्रों में इसकी कमी महसूस की जाती है। जल संसाधन की सतह के भागों में, संसार के भागों में इनकी कमी महसूस की जाती है, जो अनावृष्टि वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे, जिससे कई आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जल संसाधनों को लेकर कई पड़ोसी देशों एवं राज्यों में आपसी तनाव पैदा हो गए हैं, जैसे भारत एवं बांग्लादेश, पाकिस्तान के मध्य एवं हाल ही में भारत में कावेरी चिनाब कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में जारी है। ऐसा सभी को विदित है। तो यानी जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो जनसंख्या और की तीव्र वृद्धि एवं नगरीकरण और औद्योगिकीकरण आदि के कारण जल संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा सिंचाई में वृद्धि होने के कारण जल संसाधनों का उपयोग तथा दुरुपयोग बहुत बढ़ गया है। ग्रामीण इलाकों में जल प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग 50 लीटर हैं, जबकि नगरों में यह 150 लीटर हैं। अर्थात गांवों में शहरों की तुलना में 1/3 भाग ही उपयोग में लिया जाता है और शहरों में ग्रामीणों का तिगुना जल उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा जल संकट के लिए केवल मानव ही उत्तरदायी नहीं है, अपितु वरन प्रकृति भी विभिन्न रूपों में इसके लिए वृद्धि करती हैं। उदाहरण के लिए विश्व में वर्षा का वितरण भी समान रूप से नहीं है। जहाँ एक और भूमध्यरेखीय प्रदेशों में प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, वहीं सहारा के रेगिस्तान में वर्ष भर जल का अभाव रहता है।
क्योंकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन दोपहर बाद सामान्यतः वर्षा होती है, जैसा आपको विदित होगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी इसमें भौतिक भूगोल में आपने पढ़ा होगा। जल संरक्षण के उपाय, जल संरक्षण के जो उपाय हैं, जिसमें सबसे पहले जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि को कम करना, प्रादेशिक तथा विश्व स्तर पर सभी देशों को स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए विभिन्न भौगोलिक अवस्थितियों तथा परिस्थितियों में उपयुक्त विधि अपनाकर जल संरक्षण प्रदान करना चाहिए। समय के साथ बढ़ती हुई मांग एवं आर्थिक गतिविधियों की विविधता के संदर्भ में जल का उपयोग प्रतिरूप भी परिवर्तित हो रहा है या हुआ है, जिसके लिए यद्यपि मूल रूप से तो इसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, वरन समय के साथ बदले परिवेश में संरक्षित किया जा सकता है, जिसके लिए निम्नलिखित विधियाँ उत्तरदायी हो सकती हैं या कारगर हो सकती हैं। पहला जो बिंदु है, जल प्रदूषण से सुरक्षा, यानी सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी जो जल होगा उसको प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तो वो भी क्या है, एक संरक्षण जैसा ही होगा, क्योंकि बहुत सारा जो जल है वो अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से, घुलने से, औद्योगिक पदार्थों के अवशिष्ट पदार्थ जो भी होते हैं वो, और शहरों की जो नालियों का जो गंदा पानी है वो स्वच्छ जल के स्रोतों में मिल जाते हैं, तो उससे क्या होगा, यानी जो स्वच्छ जो जल है वो प्रदूषित हो जाएगा। तो प्रदूषित हो जाएगा तो उसका उपयोग में लेने के लिए वो काम के नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है, सबसे पहला जो काम है वो क्या है, जल प्रदूषण से सुरक्षा, यानी पोल्यूशन ऑफ वाटर फॉर तो अब जो है इसमें जल प्रदूषण को किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो इसमें जैसे पृथ्वी पर उपलब्ध कुल स्वच्छ जल यदि प्रदूषण मुक्त रहे तो दुनिया की वर्तमान जनसंख्या की जलापूर्ति संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त है। लेकिन शुद्ध जल का बड़ा भाग बढ़ती आर्थिक क्रियाओं तथा नगरीकरण आदि के कारण जैव जगत के उपयोग योग्य नहीं रहा है। महासागरीय जल सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पृथ्वी की प्रमुख पर्यावरणीय व्यवस्था है, लेकिन मानव के विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों जैसे औद्योगिक अपशिष्टों का बिना उपचार के ही नदियों में प्रत्यक्ष रूप से विसर्जित करना, नदियों के किनारे स्थित बड़े बड़े नगरों, गांवों आदि द्वारा भी विभिन्न अपशिष्टों से नदी का जो शुद्ध जो जल है उसमें उसको प्रदूषित कर रहे हैं। अतः इस प्रकार के जल को नदियों तथा झीलों में फेंकने से पहले उसे साफ करना चाहिए। समुद्र के तट पर भी कई प्रकार के नगर बसे हैं। कई बार तेल वाहक जहाज़ों से निकला तेल रिसकर समुद्री जल को प्रदूषित करता है। इस प्रकार की घटनाओं को भी रोकने की आवश्यकता है। दूसरा जो है वो है भूमिगत जल का उचित उपयोग, यानी अधिकतर जो जनसंख्या है वो स्वच्छ जल जो है सामान्य रूप से भूमिगत जल से के उपयोग से ही करती है अपनी आवश्यकता की पूर्ति। तो अतः अपने को क्या है, दूसरा जो उपाय है वो है भूमिगत जल का उचित उपयोग करना चाहिए, ताकि जल जो लेवल यानी वाटर जो लेवल है, यानी जल सतह का जो भूमिगत जल का जो सतह का जो लेवल है वो क्या है, नीचे नहीं गिर पाए और वो यथास्थिति में बना रहे। तो जल का उचित उपयोग करना चाहिए। तो भूमिगत जल विश्व स्तर पर कुल जल आपूर्ति का 25% पूरा करता है। शेष
नदियों, झीलों आदि सतही जल स्रोतों से होती हैं। भूजल की उपलब्ध मात्रा के अनुपात में इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके लिए कारण भूजल की मात्रा कम होती जा रही है। भूजल की जो मात्रा जो है वो कम होती जा रही है। भूजल का दोहन एक बार होने के उपरांत पुनः प्राप्ति काफ़ी लंबे समय में पूर्ण हो पाती है। अतः भूजल का पुनः आपूर्ति के अनुपात में ही इसका दोहन किया जाना चाहिए। भूमिगत जल को समुचित इसका उपयोग करके इसका दोहन को कम किया जा सकता है, ताकि जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना ही जल का उपयोग किया जाए, जिससे क्या है जल का जो स्तर है वो निम्न नहीं होगा और सभी को आसानी से भूमिगत जल की सुलभता हो पाएगी। चौथा जो बिंदु है जल की घरेलू, तीसरा बिंदु वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल का संग्रहण है, वैसे सामान्यतः जल जो है शुद्ध जल की जो प्राप्ति है वो अधिकतर क्या है वर्षा जल के रूप में ही होती हैं, क्योंकि वर्षा का जो जल होता है वो ही धरातल पर गिर करके नदी नालों में होता हुआ स्वच्छ झीलें, तालाबों एवं भूमिगत होकर के अपने सभी जीवों को उपलब्ध रहता है। तो अतः वर्षा का जल का संग्रहण भी किया जा सकता है। तो ये संग्रहण अपन वर्षा जल जब अतिरिक्त वर्षा होगी तो वो जो जल जो बहता हुआ नदियों के द्वारा लवणीय सागरों में मिल जाएगा, तो वो कोई उपयोगी योग्य नहीं होगा। तो अतः जब भी वर्षा होती है तो उसको संग्रहित करके उस जल को रख लिया जाएगा, तो बाद में जब भी इसकी आवश्यकता है उसको धीरे धीरे उसका उपयोग किया जा सकता है। तो यह विधि अपनाने से भी जल का संरक्षण आसानी से किया जा सकता है। जैसे भारत में जो है अनेक राज्यों में अलग अलग विधियाँ हैं, जैसे राजस्थान में खड़ीन है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की विधियाँ हैं, तो उसको अपना करके वर्षा जल को संग्रहित किया जा सकता है। यानी वर्षा का बहुत सा जल व्यर्थ ही बह जाता है। भवनों की छतों पर होने वाली वर्षा का जल भी व्यर्थ ही नालियों में बह जाता है। इसका उपयोग बेकार पड़े कुओं, बंद पड़े या चालू नलकूपों में पुनर्भरण करके गड्ढों या खाइयों आदि में जमा करके किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया से भूमिगत जल में वृद्धि होगी और जल शुष्क मौसम में उपयोग किया जा सकता है इस जल का। और नगरों में प्राय जल की कमी रहती है, वहाँ पर यह विधि बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। दिल्ली जैसे महानगरों में वर्षा जल उपयोग की व्यवस्था के बिना किसी प्रकार के भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसी विधि अपनाने से एक तो वहाँ का स्थानीय जल का जो स्तर है वो बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को सर्वसुलभ भूमिगत जल आसानी से मिल पाएगा। चौथा जो बिंदु है जल की घरेलू खपत को में कमी करना। जल की घरेलू मांग को संरक्षण की विधियों द्वारा कम किया जा सकता है। उदाहरण, एक बार फ्लश करने पर भारत में 12.5 लीटर तो यूएसए में 18.22 लीटर जल उपयोग किया जाता है। यदि कम खर्च वाली सिस्टर्न लगाई जाए तो जल की लागत को कम किया जा सकता है। और भी अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे एक बार उपयोग में लिए गए जल का दूसरा जो उसका विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है, तो वो अपनाने से भी जल की घरेलू खपत में कमी आएगी। पांचवा जो बिंदु है सिंचाई के लिए जल का सदुपयोग। जल का अधिकतम प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सामान्यतः 1 हेक्टेयर कृषि भूमि में 12,000 से 14,000 घन मीटर जल सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के प्रयोग में लाए जाने वाले जल की बचत की आवश्यकता है, तो इसको बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि अपना करके इसको जल को बचाया जा सकता है। छठा जो बिंदु है जल का पुनः वितरण। कुछ क्षेत्रों में जल का अधिक होता है, जबकि कुछ
अन्य क्षेत्रों में जल का अभाव होता है। अधिक वर्षा और अधिक जल वाले क्षेत्रों से जल का उचित उपयोग करते हुए जल को अभाव वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है और क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए जलाशय, नदियों पर बांध बनाकर जल का सदुपयोग हो सकता है। 7वां बिंदु है वनावरण में वृद्धि, यानी जलीय परिसंचरण के अंतर्गत प्रतिवर्ष भू सतह पर वर्षा के रूप में विभिन्न मात्रा में जल प्राप्त होता है। यह सतही जल स्रोतों द्वारा प्रवाहित होता हुआ सागरों तक पहुंचता है। इसका कुछ भाग अस्थिर जल स्रोतों जैसे झील, तालाब में संग्रहित हो जाता है। विगत शताब्दियों में तीव्र गति से किए गए वनोन्मूलन के कारण वर्षा जल का अधिकांश भाग बिना भूमिगत हुए लवणीय सागरों में मिल रहा है। अतः नदियों एवं तालाबों के किनारे वृक्ष लगाने की प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। साथ ही बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर वृहत स्तर पर वनावरण विकसित किए जाने चाहिए। वृक्ष शुष्क दशाओं में भी फसलों की तुलना में दीर्घ अवधि तक जीवित रह सकते हैं। अतः वृक्ष जल की मांग को कम करने के साथ ही जल स्रोतों को पुनर्भरण में भी सहायक होते हैं। 8वां बिंदु है कृषि प्रतिरूपों में परिवर्तन, यानी जहाँ पर ज़्यादा वर्षा जल होता है या वर्षा होती है वहाँ पे वैसी फसलें बोए जो उनके ज़्यादा जल की आवश्यकता होती हैं, और कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पर उन्हीं फसलों को बोया जाए, तो यानी जैसे कि ताकि उनकी सिंचाई कम करनी पड़े तो जल की बचत होगी। अतः फसल प्रतिरूप को भी अपनाना चाहिए। कृषि जलवायु के अनुसार फसल होने पर अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विकास के कई बड़े बड़े दौर में तीव्रता से बढ़ती फसल प्रतिरूप के कारण अर्थात अधिक लाभदायी फसलों ने स्थान ले लिया है। इस कारण व्यापारिक फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक जल सिंचाई में उपयुक्त होता है। इसमें भूजल का विदोहन करके इसकी पूर्ति की जाती है। अतः भूमिगत जल धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। तो अतः यहाँ पे इन फसलों को वहीं पे बोना चाहिए जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल हो, और जहाँ पे जल कम मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर वैसी फसलें बोनी चाहिए जिसको जल की कम आवश्यकता होती हैं। 9वां बिंदु जो है बाढ़ प्रबंधन। विश्व में बाढ़ के रूप में स्वच्छ जल का बड़ा भाग उपयोग में न आकर विनाशक बन जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित है, जिसमें 3.2 करोड़ हेक्टेयर को बाढ़ से बचाया जा सकता है। तटबंधों व नहरों का निर्माण करके बाढ़ के नुकसान से इसको बचा सकते हैं, और मृदा अपरदन को भी इससे रोका जा सकता है। 10वां बिंदु है उद्योगों में जल की बचत। विश्व स्तर पर यानी तीव्र औद्योगिकीकरण से उद्योग नित्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, अतः इनमें मांग इनकी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसमें जल को कम से कम उपयोग करके अधिक से अधिक इसका उपयोग में लेना चाहिए ताकि इसकी बचत होगी। यानी विश्व स्तर पर वार्षिक जल का 23% औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग होता है। कुछ विशेष उद्योगों में जल की खपत अधिक मात्रा में होती है तथा कुछ में जल के बड़े भाग को प्रदूषित कर दिया जाता है। रंगाई उद्योग, चमड़ा उद्योग इसी प्रकार के उद्योग है जिसमें जल प्रदूषक को बचाने के साथ ही शुद्ध करके पुनः इनका उपयोग करना चाहिए। उद्योगों से निकला अपशिष्ट जल को सतह पर न छोड़कर पुनः शोधन द्वारा उपयोग में लाया जाना चाहिए। 11वां बिंदु है शहरी अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग। बढ़ते नगरीकरण की से शहरों में जल की मांग में भी वृद्धि हुई है।
विश्व के अनेक देशों में शहरों एवं कस्बों में अपशिष्ट जल की उपचार की समस्या नहीं है, जिससे बड़ी मात्रा में जल का पुनः उपयोग में आने के स्थान पर दूसरे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करता है। यमुना, गंगा, आयड़ आदि नदियों के किनारे स्थित शहरों में यह स्थिति दृष्टिगत होती है, जबकि अनेक देशों में शहरी जल को उपचारित करके निकटवर्ती खेतों में सब्जियां व फल उगाने में किया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण के लाभ की अन्य भी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सकती है। और नगर नियोजन विकास की नीतियों में इन नियमों को समावेश करना चाहिए। 12वां बिंदु है जनसंख्या नियंत्रण, यानी सभी समस्याओं की जो जड़ है वो क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। अतः जनसंख्या को नियंत्रित करके जल संरक्षण किया जा सकता है, यानी जनसंख्या कम होगी तो जल की मांग भी कम होगी। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा जल संसाधन में प्रादेशिक रूप में मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी आने से जल संकट ने उग्र रूप ले लिया है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि के साथ ही जल की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कृषि उद्योगों का विस्तार तथा नगरीकरण बढ़ा है, जिससे स्वच्छ जल की मांग लगातार बढ़ रही है। सन 1700 से 2000 की अवधि में विकासशील देशों में जल की मांग में वृद्धि अधिक रही है, क्योंकि विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है। अतः जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा भी जल की मांग को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही जल के गुणात्मक ह्रास को भी रोका जा सकता है। 13वां बिंदु है पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, यानी जैसे कुएं, बावड़ी और खड़ीन आदि के द्वारा जल का संग्रहित करके इनको जल संरक्षण किया जा सकता है। भारत में पारंपरिक जल संग्रहण स्थान जनसंख्या के एक बड़े भाग की जलापूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन समय के साथ इनका यथासंभव असमय ही इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इन पारंपरिक जल स्रोतों में संग्रहित जल का उपयोग कृषि, पेयजल दोनों में किया जा सकता है। सिंचाई के उपयोग में लाई गई पारंपरिक जल संरक्षण की पद्धतियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश की जलकुंडिया, नागालैंड की जानो पद्धति, असम की डोंग पोखर और तमिलनाडु की एरी तालाब और अंडमान निकोबार की जेकवेल तथा राजस्थान के खड़ीन, नाड़ी, कोई, बोरी, बेरी, बावड़ी, झालरा आदि पद्धतियाँ अपना करके इन जल संरक्षण इस क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो इसका बाद में भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। पृथ्वी के निष्कर्ष रूप में अपन के देखें तो पृथ्वी के जलीय भूदृश्य का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि यहाँ बड़ी मात्रा में जल पाए जाने पर भी उसका आंशिक भाग ही जैविक समुदाय के उपयोग योग्य हैं, जबकि बढ़ती जनसंख्या के साथ ही जल की मांग भी सतत रूप से बढ़ रही है। अतः जैविक समुदाय मुख्यतः धरातलीय जीव एवं भूजल की जो उपयोग करता है, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा जिनका मुख्य स्रोत वर्षा जल है। तो भूजल को भू सतह से जो भूजल प्राप्त होता है उसको भी कम से कम उसका उपयोग करना चाहिए ताकि संरक्षण किया जा सकता है। धन्यवाद।